नमस्कार। इस वीडियो में हम मोस्ट टू डू पार्ट का चैप्टर नंबर 3 पे एनालिसिस करेंगे। 3 पे हम देखेंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है जो बच्चा इस बार 10वीं में बैठ रहा है और अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, जो कि मैं 10वीं में कैसे पास हो। तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बच्चा यदि इस तरह के वीडियो जो हमने बनाया है, ये तीसरा पार्ट है, तो उन सभी को देखता है और उस पे आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करता है और यदि सफल हो जाता है तो 100% वो बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। इसमें मस्ट टू डू पार्ट में इस चैप्टर में आने वाले प्रश्नों के सभी प्रकारों की चर्चा की गई है, जिसमें बच्चा कम से कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स पास ले पाए और अपने आप को कॉन्फिडेंट कर पाए, जो कि मैं पास हो जाऊंगा। तो आइए हम इस पे चर्चा करें। इस चैप्टर में पढ़ने से पहले इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानें। सबसे पहले इसमें दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है। रैखिक समीकरण यानी इससे पहले के वीडियो में आपने द्विघात, त्रिघात, बहुपद के बारे में जाना था। अब रैखिक क्या होता है? जिसका घात एक होता है, यानी घातांक के रूप में कुछ भी नहीं हो। तो इसमें कह रहा है दो चर वाले। अब ये है इसका मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां पे ए बी सी परिमेय संख्या हो सकता है, परिमेय अपरिमेय भी हो सकता है, यानी वास्तविक संख्या हो सकता है। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए और बी जीरो नहीं होगा, यानी ए यदि जीरो हो गया तो ये एक ही चर वाले समीकरण हो जाएगा। बी यदि जीरो हो जाएगा तो एक्स और ए एक्स प्लस सी हो जाएगा, यानी एक चर वाले समीकरण हो गए। तो हमें दो चर वाले समीकरण चाहिए। तो एक्स वाई अज्ञात राशि अर्थात चर राशि है, ठीक है। यानी यहाँ पे ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है और एक्स और वाई चर पद है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, उसमें एक समीकरण में ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, यहाँ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजकल टू जीरो, एक हो गया। दूसरा हो गया ए टू वाई प्लस बी टू, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन की तुलना के आधार पर हम हल और उसका जो ग्राफ है वो कैसे बनाएं, किस तरह के रेखाएं होंगी, उस पर चर्चा करने के लिए एक सारणी दिया गया है। इस पे देखिए और बताया भी गया है ये क्या होता है। हम सबसे पहले इसमें तुलना करते हैं। देखिए, तुलना करने के लिए क्या करेंगे, ए वन अपॉन में बी वन, ए वन अपॉन में ए टू रख लें और बी वन अपॉन में बी टू रख लें और सी वन अपॉन में सी टू रख लें। यदि देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तब तो हल निकलेगा। और ये हल निकलेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा यानी ऐसे वाली रेखा होती है, एक दूसरे पे काटते हुए जाने वाली रेखा होती है। और हल निकलता है, या तो हल हो या अनेक, एक अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल होगा, यानी वो अद्वितीय होगा। और हल निकलता है तो संगत प्रणाली में संगत कहलाता है। और यदि ये बराबर, दोनों बराबर है, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, तो ये संपाती रेखा हो जाती है, यानी एक ही पे दूसरा ओवरलैप हो जाती है। और साथ ही इसके अनेक हल होते हैं। ग्राफ में संपाती रेखा हो जाएगी,
रेखा, और अनेक हल होगा, और संगत प्रणाली में जिसके हल होते हैं वो संगत होता है। और तीसरा होता है कंडीशन, या तो ये बराबर, पहला बराबर हो जाए, दूसरा बराबर ना हो, यानी B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो ये जो होगा समांतर रेखा हो जाएगी और एक भी हल नहीं होगा, यानी इस तरह की लाइनें हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और एक भी हल नहीं होगा। और जब एक भी हल नहीं होगा तो रेखा जो होगा ये इस तरह का समानांतर होगा, और एक भी हल नहीं होगा तो संगत प्रणाली में असंगत हो जाएगा। अब इसी पे आधारित आपको समीकरण युग्म भी दिया गया है और ये तुलना किया गया है। देखिए, ये A1/A2 मतलब दो इक्वेशन है, x+y+y-1 = 0, x-y-5। तो A1/A2 यानी x का कोफिशियंट रख लिया 1/1, और फिर y का कोफिशियंट यानी 1/-1, तो ये -1 हो गया। तो पहला ही ये हो गया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। तो ग्राफीय निरूपण जो होगा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। और बीजगणित में इसके अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा, दो रूप में निकालता है, या तो ग्राफीय विधि से निकालता है या बीजगणितीय रूप से निकलता है। तो इसके ग्राफीय हल में ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, और बीजगणितीय में इसके अद्वितीय हल यानी एक ही हल होगा और संगत युग्म होगा। इसी प्रकार जब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है A1/A2 बराबर में 1/2 हो जाएगा। अब इसमें देखें B1/B2 यानी 3/6 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो गया। और फिर C1/C2 -6/-12 यानी ये भी 1/2 हो गया, यानी तीनों बराबर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, ये सब में 1/2 1/2 1/2 आया। तो ये रेखा संपाती रेखा हो जाएगी ग्राफीय में, यानी इस तरह की एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाएगा। और इसके जब संपाती हो जाएगी तो अनेक जगह पे ये टकराती हुई जाती है, तो अनेक हल होंगे। और संगत युग्म ये भी कहलाएगा, जिसमें हल होगा, ध्यान रखें बच्चों, जिसके हल होते हैं केवल एक भी हो या अनेक हो, एक हो या अनेक हो, तो संगत युग्म होगा। ठीक है। अब तीसरे इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है A1/A2, तो ये 1/2 हो गया। अब B1/B2 1/2 हो गया, ये भी। C1/C2 -4/-12, तो इसको सॉल्व करने पे 1/3 हुआ। तो यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 की, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये समानांतर रेखा कहलाएगी, इस तरह की रेखा बन जाती है और इसके कोई भी हल नहीं होंगे, ये असंगत युग्म कहलाते हैं। ठीक है। अब सवाल आपको करने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ये इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो संगत या असंगत के लिए संगत तब होगा जब हल बराबर होगा, या हल निकलेगा, यानी एक हल हो या अनेक हल हो। तो या तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं A1/A2, तो x का गुणांक यानी 2/1 रख लिए। फिर y का गुणांक देखते हैं, ये हो गया 2/1, और ये 3/2 बराबर नहीं है। तो क्या हुआ, अद्वितीय हल होगा, तो ये अद्वितीय हल यानी एक हल, तो ये संगत युग्म कहलाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अमन के पास 50 रुपए हैं, वह बाजार से अपने लिए कुछ पेन और पेंसिल खरीदना चाहता, कुछ पेन और कुछ पेंसिल। एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है। तो वो कुल कितने पेन खरीदे और कितनी पेंसिल खरीदे कि 50 रुपये में खरीद सकता है? कुल कितने पेन और कितनी पेंसिल 50 रुपये में खरीद सकता है? तो समीकरण के रूप में लिखते हैं, माना कि पेंसिल की संख्या मान लेते हैं x, कुछ पेन है,
और पेंसिल की संख्या x और पेन की संख्या y। तो कह रहा है इसकी कीमत क्या है, पेंसिल की कीमत है 2 रुपया, तो 2x हो जाएगा, 2 को x से करेंगे गुना। और एक पेन की कीमत y रुपया है और पेन की संख्या y है, और पेन की कीमत 5 रुपया और पेन की संख्या 5 है, तो इसको गुना करें तो 5y बराबर में 50 होनी चाहिए, यानी 2x प्लस 5y इजकल टू 50 हो गया, ये जो दिया हुआ है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से x और y का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए ये विलोपन विधि है, विलोपन विधि ही बहुत बढ़िया रहता है और इसी का प्रयोग करें बच्चों। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ p बराबर में 8x प्लस 5y। दोस्त यदि p बराबर ये दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना, पहले तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, ये समीकरण दिया हुआ है। तो इसको पहले देखिए, ये समीकरण ये दिया हुआ 3x प्लस 2y इजकल टू 11, ये दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ समीकरण, ये यहीं तक समीकरण है। अब किसी एक को हम बराबर करेंगे, तो ये जो 2 है यहाँ पे इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 x कोफिशिएंट, और इसको 2 से इसको 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और दोनों में समान चिन्ह होने पर हम घटाते हैं, असमान चिन्ह होने पर हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 से किए, सबको 2 से किए, तो ये दिया हुआ है, ये हो गया आपको 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x प्लस 4y इजकल टू 22, सबको 2 से किया। इसी तरह नीचे में किए तो ये हो गया 3 दूनी 6x और 3 तिया 9y इजकल टू 12। ये समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 किए, क्योंकि समान चिन्ह है तो इसलिए समान चिन्ह के लिए हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करने पे नीचे वाले का सबका साइन बदलता है, यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये तो कट गया प्लस माइनस, तो इसीलिए 0, और 9 में से 4 गया, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और साइन बड़ी वाले का देते हैं, बड़ी वाली माइनस में है तो -5 हो जाएगा, और y -5y इसमें से घटाए तो 10, तो y इजकल टू -2। अब बच्चों क्या होता है, अब या तो फिर उसी तरह पुट करें, इस y की वैल्यू पुट करें समीकरण 1 या 2 में, या हमारे विचार से यदि यहाँ पे एक गलत हो जाता है तो पूरा का पूरा आपका आंसर गलत होगा। अब y के गुणांक को आप बराबर करें। देखिए हमारे पास इक्वेशन था 3x प्लस 2y इजकल टू 2y इजकल टू 11, और 2x प्लस 3y इजकल टू 4। अब y का बराबर करना है तो हम इसको y को, इस वाले को इससे यानी 2 से गुना करेंगे, ये 2, और इसको करेंगे 3 से, तो तभी ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा। और यहाँ भी साइन बराबर है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को हमने 3 से किया गुना, ये समीकरण 1 था, इसको 3 से किए गुना, और समीकरण 2 को हमने किससे किया, 2 से गुना, और दोनों का चिन्ह बराबर है तो घटाते हैं। तब हमारे पास नया समीकरण क्या आ गया, 3 से कर रहे हैं तो 9x प्लस 3 दूनी 6y इजकल टू 11 तिया 33, और इससे कर रहे हैं, दूसरे को 2 से कर रहे हैं तो 2 दूनी 4x प्लस 6y इजकल टू 4 दूनी 8। अब माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, अब ये तो कट गया, बचा 5, यहाँ बचा 5x, और इसमें से ये घटाएंगे, 33 में से 8 घटाएंगे तो आया 25, तो x का मान हो गया 25, x का मान x बराबर में 25/5 यानी 5। इस तरह से क्या होगा, यदि एक का आंसर गलत भी हो जाता है तो दूसरा सही होता है। यहाँ भी देखिए विलोपन विधि में ये इसका मान 5 आया था, ये भी इसमें रखने पे भी 5 आया था।
अब कह रहा है, अब समीकरण पे आते हैं। अब जो समीकरण दिया हुआ था, एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया। अब कह रहा है इसमें रखें p बराबर में 8, और x का मान हमारे पास क्या आया था? x का मान आया था हमारे पास, हमने निकाला था 5। तो 5 से गुना कर x को 8 को 5 से प्लस 5। और y का मान क्या आया था? y के लिए हमारे पास आया था, y के लिए हमारे पास आया था -2, यहाँ पे -2। तो y का मान इसमें रख दिए -2। तो क्या हो जाएगा? 40 में से 10 गया तो ये 30 आंसर। इस तरह से पूछा जाता है। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको आप आंसर जो इक्वेशन कह रहा है उस पर रख करके पी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 30 आया है। अब हम सवाल करते हैं, के किस मान के लिए समीकरण ये और ये का निरूपण संपाती होगा? तो संपाती के लिए क्या है? a1/a2 और बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए a1 के बदले 3 है और यहां पे 6 है, 3/6, और बराबर में होनी चाहिए। b1 के बदले क्या है? यहाँ पे -1 है, -1, और b2 के बदले है -k, बराबर में a1 के बदले। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए क्या है इसमें, इसमें क्या है, यहाँ पे -2, ये सब बराबर के इस साइड है, बराबर के इस साइड 0 है, यानी ये इसको पहले सही जगह पे रखेंगे, क्योंकि ये -1 और 0 हो जाए। यहाँ पे -16 है और यहाँ पे इधर रखेंगे तो हो जाएगा 6x। पहले एक ही साइड रखे, -ky, और ये माइनस इधर आ जाएगा, +16 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे तो 3/6 आ गया, और y का मान जो है आपके पास, सॉरी, यहाँ पे तीसरा होगा c1/c2 यानी 8/16। तो इसको करेंगे तो यहाँ भी 1/2 हो रहा है और यहाँ भी 1/2 हो रहा है। तो k की वैल्यू क्या हो गई? k की वैल्यू हो गई -1/k = 1/2। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर में 2 आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर हो गया k बराबर में 2। यहाँ पे कह रहा है k का मान रखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण युग्म के असंख्य हल होंगे। तो वही असंख्य हल के लिए क्या चाहिए? a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, ये होनी चाहिए। ये इस तरह के सवाल 2 नंबर के आते हैं। तो देखिए k/x, यहाँ पे हो गया k/x के गुणांक यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे रखें 1/k बराबर में k/1, तीनों बराबर होनी चाहिए। तो उससे क्या हमें पता चल रहा है? किसी एक को पहले बराबर कर लेते हैं, इसको बराबर करते हैं, वो भी बराबर ही हो जाएगा। k/1 = 1/k। तो यानी k² बराबर में 1। तो ये किसका स्क्वायर है? या तो चाहे तो इधर रख करके कुछ, या फिर k जब करेंगे तो k बराबर में हो जाएगा +-1, 1 का रूट। तो किसका स्क्वायर है? जैसे रूट हटाएंगे तो ये +-1 हो जाएगा। तो k का वैल्यू +-1 रखें। यहाँ पे यदि हम रखते हैं, देखिए -1 रखते हैं तो भी -1 आएगा। यहाँ पे रखें -1, और ये भी 1 -1 रखें तो सब बराबर हो जाएगा। और यदि 1 1 1 रखते हैं तो भी बराबर हो जाएगा। 1 1 1 सीधे 1 रखते हैं, 1/1 1/1 1/1 हो जाए। तीनों कंडीशन है इसके,
दोनों कंडीशन है, तो यानी के बराबर में +-1 हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में है के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का युग्म अद्वितीय होगा। अद्वितीय के लिए क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होनी चाहिए। ये साइन जहां है वहीं पे रहने दीजिए। अब अद्वितीय, तो यहाँ पे 3/1 हो जाएगा, x का गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इज नॉट इक्वल टू, बराबर है तो बराबर लगाए रखे। ये जो साइन है साइन अपनी जगह पे रहने दीजिए, उसको छेड़छाड़ ना करें। 2/-a के, तो क्या रखा जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो के इज नॉट इक्वल टू 2/-3। सारे ऑर्डर वही होंगे, सारे रूल वही होगा, लेकिन जो साइन है बराबर की तरह ही आप इसको समझे, लेकिन जो साइन है वही रहने दे। कई बच्चे यहाँ पे बराबर लगा देते जो गलत माना जाता है, तो जो है वही यूज करें। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे समीकरण में दिया गया है जो कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म समानांतर होगी। पहले इस समीकरण को सही कर ले। देखिए ये बराबर के बाद 2 लिखा हुआ, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा हुआ, तो दोनों को एक जैसे कर ले। तो इसके लिए हम लिख लेंगे 3x + 2ky, और इधर आ जाएगा तो -2 = 0, और आपका यह समीकरण है ही, दूसरा समीकरण सही है। अब इसमें कह रहा समानांतर के लिए क्या चाहिए, a1/a2 और बराबर होनी चाहिए b1/b2। तो यहाँ पे के का गुणांक, a1 का गुणांक है 3 और बटे 2 x का गुणांक, और बराबर में होनी चाहिए 2k, और यहाँ पे नीचे है दूसरे में b2 के बदले 5। तो क्या हो जाएगा, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 बराबर में 4k, तो के यहीं पे रहने दे, के बराबर में 15/4। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये सवाल दिया गया है, इसमें बराबर के बाद C1 का या C2 का पोजीशन रखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसे होनी चाहिए थी। अब कह रहा संगत है या असंगत, संगत बताना है, तो उसके लिए संगत के लिए चाहिए या तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, या सारे बराबर हो, a1/a2 और बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2। ये दोनों होगा तो संगत होगा। अब देखते हैं इसमें हम जो दिया हुआ x का गुणांक 1/3, और दूसरा है -1/-3, और तीसरा है 8/12। इसको सॉल्व किए तो 1/3, ये भी कट करके 1/3, ये भी कट, ये जो है बराबर नहीं है, ये तो बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो यानी ये इस तरह का हो गया, तो ये असंगत हो गया। यानी इसके जो समांतर ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ पे ये समानांतर रेखा होगी और ये संगत नहीं होगा, यानी असंगत होगा। अब यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण है, इसमें कह रहा है x और y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको हम किसी एक को बराबर करेंगे, किसी एक का गुणांक बराबर करें, इसको मान ले 1, इसको मान ले 2। अब देखिए यहाँ पे 3 है, x का गुणांक यदि बराबर करना चाहते हो तो 3 2 नीचे, तो इसको 3 से करें और इसको 2 से करें। तो यानी समीकरण 1 को हमने करना है 3 से और समीकरण 2 को करना है 2 से। और देखिए
दोनों में चिन्ह प्लस प्लस का है, तो ये दो जो समान चिन्ह होगा तो माइनस करेंगे और असमान होगा तो प्लस करेंगे। अब ये हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा आपके पास 3×2 = 6x और प्लस 3×9y इजकल टू 46 को 3 से करेंगे गुना, 46 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6×3 = 18 और 4×3 = 12 और 1×13, ये हो जाएगा। इसी तरह दूसरे को करेंगे, जब हम 2 से करते हैं गुणा तो ये हो जाएगा 3×2 = 6x, 2 से कर रहे हैं, और प्लस 5×10y इजकल टू 74 को 2 से करेंगे तो 4×2 = 8 और 7×2 = 14, ये हो गया। अब इसका चिन्ह माइनस, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, ये कट गया, ये हो गया -y इजकल टू -10, ये भी कट गया, तो ये y इजकल टू आपके पास हो गया 10। चाहे तो पुट करके करें या बराबर करके करें, कोई भी। पिछली बार हमने विलोपन विधि मतलब यही वाला विधि बताया था, अब किसी में वैल्यू रख करके भी पुट करके भी देख लेते हैं। तो ये 2 को 2x समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो 2x और y के बदले हमने 10 मिला है तो 3 और y का मतलब है 10 बराबर में 46 होनी चाहिए। तो 2x और ये हो जाएगा 30 बराबर में 46 में से साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 46 में से 30 गया तो ये हो जाएगा 16। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 16/8, 16/2, तो इसका वैल्यू हो गया 8। तो x का मान आपके पास 8, y का मान 10। ठीक है, ये आ गया। तो लिखे इस तरह से x बराबर में 8 और y बराबर में 10 आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।